चलें। अच्छा, यहाँ पे आई हैव टू आस्क यू कि आप में से कोई बता सकता है कि ऐसे क्या होता है? व्हाट इज एन ऐसे? व्हाट इज एन ऐसे? Wajid, can you please turn off your camera? It's really distracting everyone. A detailed analysis of a certain topic, systematic flow of ideas on particular topic. Okay. In simple words, a test or an endeavor. अच्छा, ये this is new. एक टेस्ट या एक कोशिश. uh, I will not entirely agree with that. Point of view, your view as an issue, personal opinion, perspective. देखिए, अगर ये ओपिनियन या पर्सपेक्टिव है, जो कि ठीक है, I wouldn't say that is wrong, लेकिन मतलब why the essay? मतलब ओपिनियन तो आप वैसे एक दो लाइन में भी दे सकते हो. Analyze questions and write clearly, ये तो कमांड हो गई. Logical writing with research, structured literature. Okay, we have, मतलब आप लोगों के जहन में you have a perception of what is an essay. चले, let's see if what you're saying is right. कहते हैं कि essay is a literary write-up in which writer gives an opinion on a particular subject and substantiates it in a proper format. ये तीन चीजें होंगी तो जाके आपका आपकी लिखी हुई चीज एक ऐसे कहलाई जा सकती है. अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है लिटरेरी राइटर. तो कोई मुझे बता सकता है लिटरेरी राइटर क्या होता है? व्हाट इज अ लिटरेरी राइटर? ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करना चाह रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ लिटरेरी राइटर. आप अपना ओपिनियन जरूर दो, आपका ओपिनियन हो सकता है, एनालिसिस भी होगा, सब कुछ होगा, बट इट शुड बी अ लिटरेरी राइटर. नहीं, नॉट अ पीस ऑफ लिटरेचर. वो कुछ और चीज है माजबीन, जिसकी आप बात कर रही हैं. चले, मैं आपको बता देता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, नॉट एन एकेडमिक राइटिंग. नॉट इवन रिटन इन लिटरल सेंस. देखें, आपने कभी एडिटोरियल्स पढ़े हैं डॉन न्यूज के या किसी भी न्यूज़पेपर के? या आपने कभी, लेट्स से, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है या ड्रामास देखे हैं? उसके अंदर क्या होता है? देखें, उसमें राइटर जो है ना, वो अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल एलिमेंट होता है. आपका जो आपके मूड स्विंग्स होंगे वो पढ़ के आप एक तरफ आप समझोगे कि ये थोड़ा जज्बाती भी हो जाओगे, एक तरफ आप कहोगे अच्छा नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है. आपके ओपिनियंस ऊपर नीचे होंगे. सो जबकि हो सकता है वो पढ़ने से पहले किसी टॉपिक को लेके आपका ओपिनियन कुछ और हो, लेकिन वो इस तरीके से प्रेजेंट करे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि दैट he touches your perspective, he changes your perspective about that topic. He gives you that emotional element that you feel something about it. अगर ये ना हो तो फिर लिटरेरी राइट अप नहीं होगा, फिर वो सिंपली फैक्ट होगा. मिसाल के तौर पे,
2+2 is 4, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब गलत बात नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट. देयर इज नथिंग इन इट दैट वुड चेंज योर ओपिनियन अबाउट एनीथिंग. सो इस चीज को, और यही चीज आपने अपने ऐसे में भी करनी है. आपका ऐसे जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना, उसको उसके ओपिनियंस को चैलेंज करे वो, या उसके ओपिनियन को चेंज करे वो. ऐसा ना हो कि वो बस इस तरह पढ़ रहा हो जैसे कोई रिपोर्ट लिखी हुई है किसी ने. वो चीज तो वो किसी का आर्टिकल उठा के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसे के अंदर ही देर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एन ऐसे और राइटिंग अ रिपोर्ट और राइटिंग एन आर्टिकल. सो ये वाली चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपने इसको लिखना इस तरीके से है दैट इट कैन चैलेंज और चेंज द रीडर्स ओपिनियन. दैट वुड बी अ लिटरेरी राइटर. चलें, मूविंग फॉरवर्ड. जिस तरह मैंने बात की थी कि एक ऐसे जो है, इट्स अ लिटरेरी राइटर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी राइटर. अच्छा, आप लोगों को एक और चीज हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ी अजीब भी लगे बात. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स को भी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भी, कि यार एक काम करो, ऐसे जब भी शुरू करो ना, बिल्कुल टू द पॉइंट शुरू करना, बिल्कुल जो बात है उससे शुरू करना. मैं ये रेकमेंड नहीं करता, ना मैंने ये खुद किया है. उसकी वजह ये है कि एक लिटरेरी राइटअप जो होता है ना, वो रिपोर्ट नहीं होती कोई. निम्र, मैं बताता हूँ वो स्टार्ट आपने किस तरह लेना है. लेकिन स्टार्ट आपने इस तरह लेना है कि उसके, या जो भी आपका ऐसे है, उससे उसका, जी जी बिल्कुल, अब्दुल रहमान रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा. उससे उसका ओपिनियन चेंज हो पढ़ने वाले का. सो दैट डिफरेंस शुड बी देयर इन योर राइटर. आप लोग अक्सर सोचते हैं ना कि इतने सारे लोगों का ऐसे क्यों फेल हो जाता है, मैंने तो सही लिखा था, मैं तो सब कुछ वही लिख के आया था, जो पढ़ के गया था मैं, ऐसे भी वही आया था, फिर भी फेल कर दिया. वो आप लोग उसको इतना ड्राई बना देते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं कि वो उसको लगता है एग्जामिनर को कि वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा है. वो ऐसे नहीं पढ़ रहा कोई. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट व्हेन यू राइट एन ऐसे नेक्स्ट टाइम. दूसरी चीज, ये, यस, you've used a very good word, yes, persuasive. It should be persuasive. अच्छा, so does essay tell anything about the writer? It does. लिखने वाले के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसका स्कोप कितना है, उसकी नॉलेज कितनी है, और जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है, या फिर एमी हवा में, या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख रहा है, या ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. एक ऐसे आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है. एंड बिलीव यू मी, एक एग्जामिनर जो है ना, वो जहाँ पे ऐसे और इंग्लिश और नॉलेज कंटेंट देख रहा होता है, एक और चीज भी देख रहा होता है कि इस लिखने वाले के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या ऑफिसर लैकिंग क्वालिटीज हैं. सो आपने अपने ऐसे के अंदर इस किस्म का रिफ्लेक्शन नहीं देना कि आप एक अनबैलेंस्ड पर्सन है, आपकी अप्रोच बैलेंस्ड नहीं है. यू मस्ट बी वेरी प्रूडेंट, यू मस्ट बी वेरी बैलेंस्ड व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे. ऐसा ना लगे पढ़ के कि लिखने वाला जो है उसका कोई एक थॉट प्रोसेस नहीं है, उस एक इंतशार है उसके अंदर. मुकद्दस, डोंट वरी, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग. आप डिटेल में उसको देख लेना इफ यू हैव एन इशू. अच्छा. नाउ, ऐसे आपका ओपिनियन कैरी करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है. सो ओपिनियन क्या होता है, कोई बता सकता है? पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव, ठीक है, फाइन.
फाइन, यू ऑल नो व्हाट एन ओपिनियन इज। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अम, जो अर्थ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या ये मेरा ओपिनियन है? इट्स अ फैक्ट। अच्छा, ओके, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? कैन अ फैक्ट नॉट बी माय ओपिनियन? अच्छा, आप लोग सब कह रहे हैं डिफरेंस है, यानी फैक्ट मेरा ओपिनियन नहीं हो सकता अगर मैं कहूं कि। अच्छा फायजा, के यू आर सेइंग फैक्ट इज एन ओपिनियन, साइंटिफिक अप्रूव थिंग, फैक्ट फैक्ट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज ओपिनियन, ओके। चलिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क है, दे आर नॉट द सेम थिंग। फैक्ट चेंज नहीं होता, ओपिनियन चेंज हो सकता है। ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ Pakistan would become an economic power by 2050. That is not a fact, that is my opinion, and I can be wrong. But agar मैं कहूँ, given the potential Pakistan has in terms of its resources, in terms of its productive labor, it can very well be an economic power in the coming 30 years. तो अब ये मेरा ओपिनियन हो गया, मैं सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ उसको एक फैक्ट के साथ, बट दैट ओपिनियन मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट? सो इस फर्क को पता रखिएगा। आई वुडंट से इट इज सिमिलर टू एजम्पशन, क्योंकि ओपिनियन के पीछे बैकिंग होती है, एजम्पशन थोड़ा सा इससे ज्यादा हल्का होता है। अच्छा, what are the topics of essay, what is substantiation of essay, what is a proper format? ये तीन चीजें हैं जो कि, ये तीन चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये दो चीजें, एक तो ये कि आपको पता हो कि आपका ऐसे लिटरेरी राइटअप होता है, नॉन लिटरेरी नहीं होता। नॉन लिटरेरी क्या होता है? जो कि सिंपली एक रिपोर्ट हो या फैक्ट्स को स्टेट किया हुआ हो, दैट इज अ नॉन लिटरेरी राइटअप। इट इज नॉट द सेम एज लिटरेरी राइटअप। उसके अंदर ओपिनियन आपका इस तरीके से एक्सप्रेस होता है दैट यू आर एबल टू चेंज और चैलेंज द ओपिनियन ऑफ द लीडर, ऑफ द रीडर। फिर ये है कि अपनी रिफ्लेक्शन आपने बैलेंस देनी है एज अ राइटर व्हेन यू आर राइटिंग दी एसे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं टू टू राइट अ गुड एसे। अपना ओपिनियन सब्सटेंशिएट करना है आपने जब भी दें। जो ऐसे टॉपिक्स हैं, बी श्योर टू एड्रेस दैट। अब ये सब्सटेंशिएशन किस तरह करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। देखें, ये चार तरीके के एसेज होते हैं जो कि सीएसएस टेस्ट करता है: डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, लिटरेरी। कोई बता सकता है कि चारों में क्या फर्क है? इस लिटरेरी को उस लिटरेरी राइटअप से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा जो कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। सिबगत रिफ्लेक्टिव ऐसे जो है वो अब टेस्ट नहीं करता सीएसएस। इसमें एक और भी होता था नैरेटिव, उसको भी अब टेस्ट करना छोड़ दिया है इन्होंने। देखिए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है जिसमें सिर्फ आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करना है, योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पूरा ऐसे इस चीज पर बेस करेगा कि आपने डिस्क्राइब किया हुआ है अपना ऐसे। जैसे कि एग्जाम्पल है, पीस इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा ऐसे टाइप होता है एक्सपोजिटरी।
एक्सपोजिटरी में क्या होता है कि आपने उस एसे के अंदर जो जो एलिमेंट है उसको बाहर लेके आना है, कोई छुपी हुई चीज होगी। इसकी एग्जांपल देख लें, ये पास्ट पेपर की ही मैंने दी हुई है आपको। बेल आउट पैकेजेस, रेसिपी फॉर डिजास्टर और ब्लेसिंग। अब आपने एक्सपोज करना है कि बेल आउट पैकेजेस क्या वाकई आर दे रेसिपी फॉर डिजास्टर और आर दे ब्लेसिंग्स। यू हैव टू एक्सपोज, इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है आप। और हम ये चारों टाइप्स ऑफ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑल दैट। नहीं ताहिर, इन डिस्क्रिप्टिव you cannot oppose the topic, you just have to describe the topic. We will discuss this. No, we cannot take this as an argumentative. Argumentative ये आगे है। देखें, जो argumentative होता है ना, उसमें बेसिकली उसकी एग्जांपल इस तरीके से है: इज पार्लियामेंट्री सिस्टम सुटेबल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी। आपने एक तरफ तो अपना ओपिनियन बताना होगा इसमें कि है कि नहीं सूटेबल, और फिर दूसरी साइड भी बतानी होगी कि सूटेबल क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, और क्यों नहीं है तो फिर क्या सूटेबल है ये भी बताना। सो यू हैव टू आर्ग्यू बोथ साइड्स इन सच काइंड्स ऑफ एसे। फायजा, ये हम इसको पढ़ेंगे कि हम कैसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऐसे किस काइंड का है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इन चीजों का हमने ख्याल करना होता है जब हम एग्जाम्स में जाते हैं ना, कि हम कौन सा ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ एन ऐसे इज इट, क्योंकि हर ऐसे को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना होता है। यस मार्जरीन, वील डिस्कस दिस। अच्छा, लिटरेरी ऐसे क्या होता है? इट इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ एन ऐसे। जैसे एग्जांपल है, और ये भी पास्ट पेपर्स में से ही है: आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। नाउ दिस हैज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल एलिमेंट टू इट, और इसको इसी पर्सपेक्टिव में आपने लिखना होता है। दिस इज वन ऐसे जो कि वन ऐसे टाइप जो कि इतना पॉपुलर नहीं होता, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट। एटलीस्ट आई डिड नॉट। लेकिन बहुत सारों में होता भी है जो करना चाहते हैं और करते भी हैं। सो डू इट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेयर। और इसको भी किया जा सकता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट सच अ टॉपिक, बट ओनली इफ यू आर एबल टू डीकंस्ट्रक्ट इट करेक्टली। अब हम बात करते हैं कि एसेस की जरूरी चीजें क्या है। यहाँ से वो पॉइंट शुरू हो रहा है जो कि उन एग्जामिनर ने मुझे बताया था। नहीं रिजवान, एक साइड नहीं ले। ये हम डिस्कस करेंगे, अगर सारी चीजें आज ही डिस्कस कर लेंगे तो आगे सेशंस में क्या होगा फिर। वील डिस्कस दिस, टेक इट इन स्ट्राइड। सबसे पहले ये है, यू हैव टू डिजाइन द थीसिस स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ एसे, एंड दैट इज द की टू क्वालिफाइंग एन एसे। आपने ऐसे टाइप्स अभी पढ़ी है ना, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो कि एक एलिमेंट है ऐसे का, उसको उस तरीके से डिजाइन करना होता है जैसे कि वो ऐसे टाइप है। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे थीसिस स्टेटमेंट किस भला का नाम है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, लेकिन ये फिलहाल मैं सिर्फ आपसे एसेंशियल्स डिस्कस कर रहा हूँ। हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। देन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर के एसेस की आउटलाइन भी होती है, और वो मेरी नजर में वाजिब का दर्जा रखती है। अगर इसके बगैर ऐसे देंगे आप, बहुत कम चांस है कि वो ऐसे क्वालिफाई हो। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको नहीं पता आउटलाइन क्या होती है, वो पूछ सकता है मुझसे, आई विल टेल यू। अच्छा, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, देखें ऐसे के अंदर आपको पता है तीन चीजें होती हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, दैट नीड्स टू बी एंगेजिंग एंड डायरेक्शनल।
यानी वो इस किस्म का हो कि पढ़ने वाला जो है ना वो एकदम से इमर्स हो जाए, ही गेट्स इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर अबाउट योर एसे, और एक खास डायरेक्शन स्पेल आउट हो रही है उस इंट्रोडक्शन के अंदर। देन इट इज द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट, यानी बॉडी के अंदर जो है आपके इंट्रोडक्शन के बाद जो जो बॉडी ऑफ योर ऐसे है उसमें पैराग्राफिंग या पैराग्राफ डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हो, वो क्या है, वी विल आल्सो डिस्कस दैट इन डिटेल। जी महाजबीन, इट इज नेसेसरी टू राइट आउटलाइन इन द पेपर, लेकिन ये आप ऐसे लिखने से पहले लिखती हैं या उसके बाद में लिखती हैं, ये मैं एस्पायरेंट पे छोड़ देता हूँ। मैं बहरहाल पहले ही लिखता था और रेकमेंड यही करता हूँ कि पहले लिखें। अच्छा फायदा, आई एम ग्लैड आपने पूछ लिया व्हाट इज एन आउटलाइन। इब्रार, आप भी यही पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज एन आउटलाइन? आउटलाइन देखें, सिर्फ आपने जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता एक बुक के अंदर, उस तरीके से आप समझ लें कि आपने ऐसे के बारे में बताया हुआ होता है कि हमने इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ है, फिर हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एंड फाइनली कंक्लूजन है, लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट, जिस तरीके से बुक्स के अंदर होता है। उस तरीके से हम एक ओवरव्यू देते हैं अपने ऐसे के बारे में। यस, पैरा हेडिंग जिस तरह आप कह रहे हैं इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये लफ्ज यूज करते हुए थोड़ा कॉशियस रहूंगा। ये याद रखिएगा, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती हैं। यू हैव टू राइट दिस राइट अप विदाउट हेडिंग्स, बट जो आउटलाइन है दैट इज उसके अंदर ये पैरा वाइज हेडिंग दी हुई होती है। अच्छा, फिर जो आखिरी पार्ट है आपके ऐसे का वो कंक्लूजन होता है, और वो भी एक्सपोजिटरी, यानी वो किसी चीज को सामने ला रहा हो, किसी नतीजे पे पहुंचा रहा हो आपके पूरे उस ऐसे को लेकर। फिर सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपके ऐसे के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, वरना ये सबसे ऑन एग्जामिनर के बकौल हमारा पसंदीदा मशगला है कि मिल जाए बस हमें ग्रामेटिकल एरर, हम उधर ही फेल कर देता। तो ये बिल्कुल बहाना नहीं देना है उन लोगों को। आपके ग्रामेटिकल एरर्स अगर हो तो मिनिमल हो, बहुत ज्यादा ना हो। देन appropriate incorporation of knowledge, facts and figures, ये ऐसे के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट किए हुए हो ताकि उसको इस चीज की हिंट मिले कि आपको पता है इस टॉपिक के बारे में जो आप लिख रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन आई से ग्रामेटिकल करेक्टनेस, उसमें वोकैबुलरी की चीजों को भी है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। Sidra, we'll discuss that when we'll study thesis statement। अच्छा, ये उनके मैंने कैंडिड व्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑन एग्जामिनर के। इट इज एन एनालिसिस जैसे है फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव कि आप लोग आम तौर से प्रॉब्लम क्या करते हो, ऐसे क्यों नहीं पास होते। पहले आप लोग इस पे फोकस कर लें। ये वो गलतियां हैं जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से ऐसे फेल होता है, एग्जामिनर्स का कहना है। और ये बात मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट से भी निकाली हुई है। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स रिलाई ऑन सब स्टैंडर्ड एंड स्टीरियोटिपिकल मटेरियल। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट शुड बी नॉट बी सब स्टैंडर्ड एंड शुड नॉट बी स्टीरियोटिपिकल। ग्लेयरिंग फ्लॉज इन कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझा नहीं आपने और लिखना शुरू कर दिया, और अगर समझ भी लिया तो आपका एक्सप्रेशन सही नहीं था। आप जो अल्फाज यूज कर रहे हो वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते,
जो कि which that demands. स्टीरियोटिपिकल जो एक सॉर्ट ऑफ चीजें मशहूर हुई भी होती हैं एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में, जैसे काम करना लड़कियों का का वो नहीं है, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, दैट इज अ लिटिल स्टीरियोटिपिकल ऑफ मैस्कुलिन बिहेवियर। लड़कियों को सीएसएस नहीं देना चाहिए, यू नो दैट स्टीरियोटिपिकल अप्रोच ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो ये स्टीरियोटिपिकल, ये जो इस किस्म की नेगेटिव या किसी चीज को लेबल कर देना, इसको कहता है। अच्छा देन ये इस चीज को समझें, हेस्ट इन राइटिंग अ टॉपिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, स्पिरिट, डायरेक्शन एंड रेंज। एक्सप्रेशन, आपका जो इजहार करने का तरीकेकार है एक टॉपिक को लेके जो है, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। आपको जिस तरीके से अपनी राय का इजहार करना चाहिए था, आपने या तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के अल्फाज, स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट्स लिख दी, जो कि मिसाल एक देता हूं आपको। एक टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन की जो पहली लाइन लिखते हैं, वो पता है क्या लिखते हैं? पाकिस्तान फेस्ड एनर्जी क्राइसिस सिंस इट्स इंसेप्शन, जो कि गलत बात है। पाकिस्तान को पैदा होते ही ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 90s में शुरू हुई। सो लेकिन अपनी बात में वजन डालने के लिए आपने ये लिख दिया कि भाई पाकिस्तान के तो बनते साथ ही हमें पावर क्राइसिस थी। ऐसी बात नहीं थी। सो अपना इजहार करते हुए ना, यस पाकिस्तान हैज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ पावर क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस फॉर मेनी इयर्स, ये बात सही है। लेकिन अगर आप वो हद तक पहुंचा दें कि नहीं जी 47 से ही मसला चल रहा है, वो बात गलत हो जाएगी। अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट है, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि टॉप लिखते हुए जल्दी मत करें, टॉपिक को समझें पहले। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने दोनों बार जब क्वालिफाई किया है, मैंने एक्चुअली जो ऐसे लिखना शुरू किया था ना, वो 45 मिनट्स बाद शुरू किया था। 40 मिनट्स 30 मिनट्स तक जो है, मैंने सिर्फ इसको समझने में गुजारा था, टॉपिक को, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अच्छा, फिर a loose and lengthy jumbled plot produced without any sense of relevance, clarity, coherence and structured organization। ये लिंक तीसरे वाले पॉइंट से ही है। वो आप लोगों ने लतीफा तो सुना ही होगा कि वो स्टूडेंट जो है वो याद करके गया था ऐसे, किसी मैच का आंखों देखा हाल, और ऐसे आ गया हवाई जहाज का सफर। तो वो लिखना शुरू कर देता है कि मैं हवाई जहाज पे जा रहा था, मैंने खिड़की से नीचे देखा एक मैच हो रहा था, और वही कुछ लिख दिया, मैच की आंखों देखा हाल वाला। सो बहुत लेंदी लिख दिया, बहुत लूज था, सब कुछ जम्बट था, लेकिन ना रेलेवेंट था, ना क्लैरिटी थी, ना कोहेरेंस थी, ना ही स्ट्रक्चर्ड था वो। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एग्जांपल चले मैं दे देता हूँ। एक स्टूडेंट ही था, मॉक में उसने लिखा था, नेपोलियन सेड Pakistan is rich in resources but poor in management. It shows what sheer lack of conceptual clarity is there. नेपोलियन का क्या ताल्लुक पाकिस्तान से? वो तो पाकिस्तान से बहुत पहले की बात थी। सो इस किस्म की चीज आपने नहीं करनी अपने ऐसे के अंदर के वो सर पकड़ के बैठ जाए एग्जामिनर के, यार ये कहाँ से बात आ गई। Did not follow the norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than cohesive paragraphs। देखें, आम तौर से ये वाली प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखते हो,
क्योंकि आपके जहन में होता है कि मैंने ना दोनों साइड्स आर्ग्यू करनी है। आप पहले फॉर में लिखते जाते हो, फिर उसके अगेंस्ट में लिखोगे, फिर जो अगला पॉइंट शुरू करोगे ना, वो कोई बहुत दूर का पॉइंट होगा और उसको डिस्क्राइब करके उसके अगेंस्ट लिखने शुरू कर दोगे। आपने एक कनेक्टिविटी शो करनी है, जो बात से बात निकलती है ना, कि ये बात की, उसका एंटीथीसिस ये था, लेकिन इससे रिलेटेड एक और बात की, उसका एंटीथीसिस ये था, को रिलेट करते गए सारे पैराग्राफ्स आप। सो दैट इज हाउ यू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स। और आपके सेंटेंसेस आइसोलेटेड नहीं होंगे, दे वुड बी कनेक्टेड इन कोहेसिव पैराग्राफ्स। ये हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से करते हैं। लेकिन और दूसरी चीज, जब भी आप फर्ज करें एक ऐसे आया हुआ है जैसे ये था, इस पार्लियामेंट्री या इस पाकिस्तान मोर सूटेबल फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप उसके अगेंस्ट लिखना शुरू करते हैं और बहुत वॉयलेंट या बहुत ज्यादा आप इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स दें, दैट इज नॉट अ करेक्ट नॉर्म ऑफ कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स। आपने थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपना डिसएग्रीमेंट भी शो करना है। उसमें बहुत ज्यादा एक इमेच्योरिटी रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो आपके लिखने में। समथिंग वी विल आल्सो डिस्कस हाउ टू डू दैट। ये आखिरी बात जो उन्होंने लिखी है ना अपने एग्जामिनर्स रिपोर्ट में, वो ये थी, जिसको मैं की टेक अवे भी कह रहा हूँ। The ability required in CSS is extensive reading, holistic and appreciable performance approach in the subject, but majority lacked these characteristics. आपका ऐसे पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि इसकी रीडिंग कोई खास नहीं थी। यहाँ पे मुझे ये मेंशन करना जरूरी है, अगर आज तक आप लोग अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो कल से आप लोगों ने इसको वैसे ही पढ़ना है जैसे हम कुरान की तलावत करते हैं। कोई दिन आपका ना जाए जिस दिन आपने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, नंबर वन। नंबर टू, आपने आर्टिकल्स, चाहे वो इंटरनेट पे हो, रिपोर्ट्स और बुक्स, इसको एक्सटेंसिवली पढ़ना है। मेक इट योर हैबिट। आप मतलब मैं तो आमतौर से बुक्स उस वक्त पढ़ता था जब रात को सोने लगता था, रादर देन यूजिंग माय मोबाइल फोन। वो माजबीन हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे डिस्कस करते हुए। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि रीडिंग, जितनी रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका आईक्यू भी बिल्ड होगा, उतना ज्यादा नॉलेज कंटेंट भी आएगा आपके पास। सो यू मस्ट रीड मोर। होलिस्टिक एंड अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस अप्रोच इन द सब्जेक्ट। देखें, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना ऐसे को लेके, वो एक खास एक बड़े नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको नहीं लिखना चाहिए। आपको एक बिगर पिक्चर प्रेजेंट करनी चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर। अब मैंने फॉर इंस्टेंस, मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें एक सवाल आया था कि विच सिस्टम इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। मैंने प्रेसिडेंशियल लिखा था, लेकिन मैंने उसकी वजह ये नहीं बताई थी जस्ट बिकॉज के प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। मैंने बात शुरू यहाँ से की थी कि देखें पाकिस्तान की गवर्नेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है। वी हैव दिस लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हमने इस चीज को पूरा करना है अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और वो किस तरह पूरी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, वो मैंने बस बताया था कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। सो एक प्रेजेंट द बिगर पिक्चर व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, उसको वो एक नैरो या बिगटरी सी चीज ना हो। ये एग्जामिनर्स की, आप में से किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, तो उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जामिनर्स के परस्पेक्टिव में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद एक्सप्रेशन।
Let me share the link again, guys. Then we'll continue.